गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति देश का मुखिया है। देश का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाता है। राष्ट्रपति यद्यपि मुख्य कार्यपालक है, परंतु संविधान ने राष्ट्रपति को वैधानिक, न्यायिक, वित्तीय और अन्य कई प्रकार के क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान की हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रपति की भूमिका और उसकी शक्तियों का विवरण जो है वो इस प्रकार से है। हालांकि राष्ट्रपति जो है नाम मात्र की कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका राष्ट्र प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है, लेकिन संविधान में जो भी शक्तियाँ लिखी गई हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही लिखी गई हैं। राष्ट्रपति ही उन शक्तियों का प्रयोग करता है, चाहे नाम मात्र के रूप में या वास्तविक रूप में। तो हम यहाँ उसकी शक्तियों का कुछ सामान्य शक्तियाँ होती हैं, कुछ संकटकालीन शक्तियाँ होती हैं। तो पहले हम देखेंगे कि सामान्य शक्तियाँ। सबसे पहले कार्यकारी शक्तियाँ, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। राष्ट्रपति संघ की सर्वोच्च कार्यपालिका। संविधान के अनुसार समस्त कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई है। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में वे सब विषय शामिल हैं जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। उन विषयों में सबसे पहले हमारा मंत्रिपरिषद का निर्माण। मंत्रिपरिषद का निर्माण करने के विषय में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका है। वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के बाद वह मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है। मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करता है। ये सब जो शक्तियाँ हैं मंत्रिपरिषद से रिलेटेड, वो राष्ट्रपति को ही मिलती हैं संविधान के द्वारा, लेकिन वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री ही उन शक्तियों को वास्तविक रूप में प्रयोग करता है। नियुक्तियाँ, देश की जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हैं वो सारी राष्ट्रपति के नाम से होती हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती हैं। उन महत्वपूर्ण नियुक्तियों में अंतर्राज्यीय परिषद, संघीय लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, भाषाई आयोग, स्त्रियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग आदि। जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्ति होती हैं, इन सभी आयोगों के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। लेकिन यह बात एक वर्णनीय है संसद में कि हमारा देश संसदीय प्रणाली होने के कारण राष्ट्रपति ये नियुक्तियाँ मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही करता है। वो इनको नियुक्त करने में स्वतंत्र नहीं है। सैनिक क्षेत्र में शक्तियाँ, राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति। वह सशस्त्र सेनाओं को कानून के अनुसार कोई भी आदेश दे सकता है। और यहाँ भी यही वर्णनीय है कि राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियाँ वैधानिक सीमाओं में सीमित हैं, क्योंकि संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया कि राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियाँ कानून द्वारा नियमित की जाएंगी और संसद की स्वीकृति के बिना राष्ट्रपति जो युद्ध की घोषणा या सशस्त्र सेनाओं का प्रयोग भी नहीं कर सकता। इसी के अंदर कुछ और कार्यकारी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति राज्य सरकारों को समय समय पर उचित निर्देश दे सकता है। वह राज्य सरकारों को संघीय कानूनों के उचित पालन के आदेश दे सकता है। केंद्र शासित प्रशासित जो हमारे प्रदेश हैं उनका प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से ही चला जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों पर राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण है। उसको संघ के मामलों में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। वह किसी भी प्रकार की सूचना जो है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से मांग सकता है। ये तो उसकी थी कार्यकारी शक्तियाँ। नेक्स्ट सेकंड है हमारा वैधानिक शक्तियाँ। वैधानिक क्षेत्र में क्या है कि संघ की वैधानिक शक्तियाँ मुख्य रूप से संसद को प्राप्त है तथा राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। फिर भी राष्ट्रपति संसद का एक अटूट अंग है। हमारी जो संसद है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर ही बनती है। राष्ट्रपति के बिना हमारी संसद अधूरी है। तो संसद के संबंध में उसकी जो वैधानिक शक्तियाँ हैं कि संसद की बनावट तथा कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ हैं जिसमें वह प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की वैधानिक शक्तियाँ तो नहीं कहा जा सकता, परंतु संसद की वैधानिक शक्तियों से इसका बहुत निकट का संबंध है। राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुला सकता है, स्थगित कर सकता है। राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने संबंधी शक्तियों पर संवैधानिक प्रतिबंध यह है कि प्रथम अधिवेशन की अंतिम तिथि से दूसरे अधिवेशन की प्रथम तिथि के मध्य, दोनों अधिवेशनों के मध्य मतलब 6 मास का अंतर होना जरूरी है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण दे सकता है। इस उद्देश्य के लिए संसद सदस्यों का उपस्थित रहने के लिए कह सकता है। नई संसद का प्रथम और प्रत्येक वर्ष संसद का प्रथम अधिवेशन राष्ट्रपति के भाषण से ही प्रारंभ होता है।
राष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के परस्पर मतभेदों को दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी वित्तीय विधेयक जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति किसी भी कानून या विषय में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति ऐसा परामर्श उस विषय या कानून के संदर्भ में प्राप्त करता है जिसकी संवैधानिकता के बारे में शंका हो। राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर वीटो पावर का यूज कर सकता है। साधारण कानून को वह एक बार वीटो पावर का यूज करके हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है, लेकिन जब वह दूसरी बार संसद में पारित होकर जाता है तो राष्ट्रपति दूसरी बार वीटो पावर का यूज नहीं कर सकता। राष्ट्रपति धन विधेयक पर वीटो पावर का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश होता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार, जब संसद का अधिवेशन न हो रहा और ऐसी स्थिति हो जाए जो साधारण कानून द्वारा निपटाई नहीं जा सकती तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे अध्यादेश का प्रभाव और शक्ति संसद द्वारा पारित कानून के समान ही होती है, लेकिन उस अध्यादेश को 6 सप्ताह के अंदर संसद से पास करवाना अनिवार्य है। 6 सप्ताह तक अगर वो अध्यादेश पारित नहीं होता तो वह स्वतः ही खत्म हो जाता है। नंबर 3 है हमारी वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति कोई भी वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना लोकसभा में पेश नहीं होता। प्रत्येक वर्ष के आरंभ में आगामी वर्ष की अनुमानित आय और व्यय का विवरण राष्ट्रपति संसद में प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति आयकर द्वारा प्राप्त धन संघ और राज्य सरकारों में बांटता है। वह असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में पर्याप्त कर द्वारा प्राप्त किया गया धन राज्य और संघों के मध्य बांटता है। भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण होता है। वह इस निधि से व्यय के लिए सरकार को आज्ञा भी दे सकता है। वित्त संबंधी मामलों में परामर्श लेने के लिए राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति कर सकता है। संविधान लागू होने के पश्चात अब तक राष्ट्रपति 14 वित्त आयोगों की नियुक्ति 15वें वित्त आयोग की नियुक्ति अब हो चुकी है। न्यायिक शक्तियाँ नेक्स्ट हमारा, राष्ट्रपति को सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति को उसकी न्यायिक शक्ति बताते हैं, परंतु यह शक्ति न्यायिक नहीं है, अपितु यह शक्ति उसकी कार्यकारी शक्तियों का ही एक भाग है। राष्ट्रपति न्यायालयों की ओर से दंडित लोगों के दंड को कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, यदि चाहे तो अक्षमा भी कर सकता है। वह शक्ति का प्रयोग तब करता है यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया हो, उसको संघीय कानूनों की अवहेलना करने के कारण दंड दिया गया हो, उसको किसी सैनिक न्यायालय ने दंड दिया हो, परंतु ऐसा करने से किसी भी अधिकारी की शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। यह बात वर्णनीय है कि राष्ट्रपति दंड को केवल कम या अक्षमा कर सकता है, उसको बढ़ा नहीं सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति की बात ही हमारे राष्ट्रपति को सर्व अक्षमा का अधिकार नहीं है, यह अधिकार संसद के पास है। अब हमारी नेक्स्ट संकटकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति को 3 संकटकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं। धारा 352, 356 और 360 के तहत राष्ट्रपति जो है संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग जो है करता है, और उसमें सबसे पहले हमारी है धारा 352 के अंतर्गत दी जाने वाली संकटकालीन शक्ति युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह या इसकी संभावना से उत्पन्न संकट के अंतर्गत क्या होता है। धारा 352 के अंतर्गत जब कोई दूसरा देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर देता है, हमारे ऊपर अंदर ही देश में आंतरिक सशस्त्र विद्रोह होने लगता है, तो राष्ट्रपति संकटकाल की घोषणा कर देता है। लेकिन इस अब व्यवस्था क्या कर दी गई है 44वें संशोधन के द्वारा कि मंत्रिमंडल का निर्णय राष्ट्रपति को लिखित रूप में भेजना आवश्यक है, क्योंकि 1975 में जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवाई थी, उस समय जो राष्ट्रपति फारूक अब्दुल्ला थे, उन्होंने 1975 में रात में जो इमरजेंसी लगवा कर देश में संकटकाल की घोषणा 352 के तहत कर दी थी, आर्टिकल 352 के तहत। उसके बाद 44वां संशोधन पास करके ये व्यवस्था कर दी गई इस विधान में कि किसी भी राष्ट्रपति को मनमानी करने का अधिकार नहीं है जब तक मंत्रिमंडल लिखित रूप में न दे, तब तक जो है राष्ट्रपति धारा 352 के तहत संकटकाल की घोषणा नहीं कर सकता। तब ये व्यवस्था कर दी गई है कि जब तक लिखित परामर्श नहीं आएगा, लिखित मंत्रिमंडल की सूचना नहीं आएगी, तब तक राष्ट्रपति धारा 352 के तहत संकटकाल की घोषणा नहीं कर सकता। और क्या है इसके अंदर कि संकट काल की घोषणा संसद द्वारा स्वीकृत होनी जरूरी है।
1 माह के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा अगर यह घोषणा स्वीकार नहीं होगी तो यह घोषणा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। लोकसभा भंग होने की स्थिति में क्या होता है कि उसको राज्यसभा के द्वारा स्वीकृति देनी आवश्यक है। अगर दोनों ही सदन नहीं हैं तो 6 माह करके जो है इस अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और जब अधिवेशन लोकसभा भंग होती है उस व्यवस्था में जो है ये 6 माह करके आगे 1 साल के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। यदि लोकसभा आपातकालीन घोषणा को जारी रखने के विरुद्ध प्रस्ताव पास कर दे तो राष्ट्रपति ऐसी घोषणा समाप्त करनी पड़ेगी। लोकसभा एक प्रस्ताव द्वारा आपातकाल घोषणा को जारी रखने के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करता है और इस प्रस्ताव को कुल सदस्यों के 10वें भाग के द्वारा एक लिखित सूचना देना आवश्यक है। उस तिथि से जो लोकसभा का अधिवेशन चल रहा है तो ऐसी सूचना अध्यक्ष को दी जाएगी, परंतु यदि लोकसभा अधिवेशन में नहीं तो ऐसी सूचना अध्यक्ष या राष्ट्रपति को देनी होगी। उस तिथि से 14 दिन के अंदर सदन की एक विशेष सभा होनी अनिवार्य है। अब इस घोषणा का क्या है कि ये मंत्रिपरिषद द्वारा लिखित रूप में मिलेगी, संसद के द्वारा स्वीकृत होगी, संसद के दोनों सदनों द्वारा इसको 1 महीने के अंदर पारित होना होगा। अगर 1 महीने के अंदर ये पारित नहीं होती है तो यह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। 6 महीने करके इसको आगे 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। घोषणा का प्रभाव क्या पड़ेगा? संसद राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर हम पीछे पड़ चुके हैं कि राज्य संसद जो राज्य सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, लेकिन जब धारा 352 लागू होती है तो संसद राज्य सूची पर विषय पर जो कानून विषय दिए जो होते हैं राज्य सूची में उन पर कानून बना सकती है। राष्ट्रपति संघ तथा राज्यों में धन के विभाजन से संबंधित धाराओं को लागू करने से रोक सकता है। राष्ट्रपति राज्य सरकारों को कार्यकारिणी शक्ति के प्रयोग के विषय में निर्देश दे सकता है। राज्यों की स्वाधीनता को समाप्त करके शासन का संघात्मक रूप एकात्मक रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। संपूर्ण भारत का शासक राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अतिरिक्त शेष सभी अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो धारा 32 के तहत लेख जारी करता है उनके ऊपर प्रतिबंध किया जा सकता है। धारा 19 के अंतर्गत दी गई सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं निलंबित की जा सकती हैं। तो इस प्रकार जो है घोषणा का प्रभाव हमारे देश में पड़ता है। अब तक हमारे देश में धारा 352 3 बार लागू हो चुकी है, 1962 में, 1965 में और 1975 में। अब तक हम इसको 3 बार लागू कर चुके हैं, 62 में, 71 में और 75 में। सॉरी, हमने इसको 65 बोला था, 65 से ये लगातार ही चालू रही थी 68 तक। एक बार 62 में लागू हुई थी तो 68 में इसे समाप्त किया गया था। 6 महीने करके इसकी अवधि को आगे बढ़ाते रहे थे। फिर 71 में हमारा दूसरा पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब इसको लागू किया था और 71 से फिर ये 77 तक ही लगातार लगी रही थी। 22 मार्च 1977 को इसको समाप्त किया था। नेक्स्ट है संवैधानिक मशीनरी के विफल होने के कारण राज्यों में उत्पन्न हुआ संकट। ये आर्टिकल जो हमारा हो 356 है, जिसके तहत राष्ट्रपति दूसरी संकटकालीन शक्ति की घोषणा करता है। जब किसी राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा, वहाँ के राज्यपाल को लगे कि हमारे राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, उस राज्य की संवैधानिक मशीनरी भी फेल हो गई है, तो वह राष्ट्रपति को सूचना देकर राज्य में धारा 356 को लागू करके राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। यह घोषणा भी आरंभ में केवल 2 माह के लिए ही हो सकती है। 2 महीने के अंदर इसको संसद की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर यह 2 महीने के अंदर संसद की स्वीकृति नहीं प्राप्त करती तो यह घोषणा अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसको भी जो है 6 महीने करके आगे बढ़ाया जा सकता है। ये अधिकतम 3 वर्ष तक जो है राष्ट्रपति लागू करवा कर रख सकता है। 3 महीने वर्ष से ज़्यादा इसको लागू नहीं कर सकते। सबसे पहले धारा 356 हमारे पंजाब में लागू की गई थी और सबसे ज़्यादा बार भी पंजाब में लागू की गई है। घोषणा के क्या प्रभाव होते हैं कि वही राष्ट्रपति राज्य सरकारों के सभी और या कुछ कार्यकारी कार्य अपने हाथ में ले सकता है, उनको किसी राज्यपाल या किसी अन्य अधिकारी को सौंप सकता है। राष्ट्रपति अन्य अनिवार्य व्यवस्थाएं लागू कर सकता है जो संकट की स्थिति को दूर करने के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। राष्ट्रपति किसी राज्य की उच्च न्यायालय की शक्तियों को अपने हाथों में नहीं ले सकता। इन सभी आदेशों की स्वीकृति संसद से लेना आवश्यक है। संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी आदेश लागू नहीं होता। तो ये हमारी धारा 356 थी, जिसके अंतर्गत संकटकालीन संवैधानिक मशीनरी फेल होने पर संकटकाल की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट है हमारा वित्तीय संकट।
धारा 360 के तहत आर्टिकल 360 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति वित्तीय संकट काल की घोषणा लागू करता है। यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसके कारण भारत या इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता अथवा साख संकट में है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। इसको भी संसद की स्वीकृति 2 माह के भीतर लेनी जरूरी है, वरना ये भी खुद समाप्त हो जाएगी। 2 माह के अंदर स्वीकृति अगर मिल जाती है तो ये आगे लागू रहेगी, वरना इसकी समाप्ति हो जाती है। भगवान की दया से कह लो या हमारा अब तक ये सौभाग्य है कि हमारे देश में अब तक वित्तीय संकट काल घोषित नहीं किया गया है एक बार भी। और इसका प्रभाव क्या होगा अगर ये हमारे देश में कभी लागू होती है, तो राष्ट्रपति सभी सरकारी कर्मचारियों जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी सम्मिलित हैं वेतन कम करने का आदेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी राज्य को वित्त से संबंध इस प्रकार के सिद्धांतों का पालन करने के लिए निर्देश दे सकता है जो भारत की वित्तीय स्थिरता को स्थिर रखने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय संघ और राज्यों के मध्य आय के वितरण में परिवर्तन कर सकता है। राष्ट्रपति जो है राज्य विधानमंडलों के द्वारा पारित किए गए वित्त विधेयकों को अपनी स्वीकृति के लिए भेजे जाने के आदेश दे सकता है। तो ये हमारे राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का हमने यहाँ वर्णन किया है। अब हम देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या, राष्ट्रपति की स्थिति क्या है। हमने दोनों प्रकार की स्थितियों को यहाँ डिस्कस कर लिया है। कुछ संकटकालीन शक्तियाँ हैं और कुछ सामान्य शक्तियाँ। तो इन शक्तियों को ध्यान में रखते हुए हम इतना ही कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी, वैधानिक, वित्तीय, न्यायिक और आपात स्थितियों स्पष्ट करती हैं कि राष्ट्रपति देश का तानाशाही स्वामी बन सकता है। मतलब इतनी ज़्यादा शक्तियाँ हमने यहाँ डिस्कस की हैं, इससे तो यही लगता है कि राष्ट्रपति कभी भी तानाशाही बन सकता है, क्योंकि हमारे देश की जो संविधान में सभी शक्तियाँ जो दी गई हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही दी गई हैं। परंतु राष्ट्रपति की स्थिति का वह केवल संवैधानिक पक्ष है, क्योंकि देश में संसदीय प्रणाली का अस्तित्व होने के कारण उसकी व्यवहारिक स्थिति इतनी प्रभावशाली और शक्तिशाली नहीं है। राष्ट्रपति खाली एक रबड़ की मोहर है, जहाँ चाहे प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद उस मोहर को लगा सकती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति जो है तानाशाह नहीं बन सकता, क्योंकि उसके ऊपर मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का जो है नियंत्रण रहता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद की लिखित सूचना के अभाव में वो कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की लिखित सूचना नहीं मिलती, तब तक न वो संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और सामान्यकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। हमारे देश में संसदीय प्रणाली है। राष्ट्रपति की स्थिति एक सर्वोच्च मुखिया वाली नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसी स्थिति संसदीय शासन प्रणाली के स्वीकृत सिद्धांतों के विरुद्ध है। संविधान में स्पष्ट व्यवस्था है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श अनुसार करेगा। यह ठीक है कि वह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है, वह परामर्श को ठुकरा भी सकता है, लेकिन उस पर पुनर्विचार करने के पश्चात अगर मंत्रिपरिषद फिर वही दोबारा परामर्श दे तो राष्ट्रपति अस्वीकार भी नहीं कर सकता। तो हम कहेंगे कि हमारे यहाँ जो है राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उनसे ना तो तानाशाही बन सकता है, एक नाम मात्र मुखिया ही रहता है। तो आज का हमारा यहाँ टॉपिक खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक